नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नोटसेट 2021 की प्रिपरेशन के लिए चल रही हमारी वेब सीरीज़ में नए क्वेश्चंस के साथ में आज शुरुआत करते हैं। इस पहले क्वेश्चन के साथ, द पेशेंट डायग्नोस्ड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक 81 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन। Which statement best describes the scientific rationale for prescribing this medication? दोस्तों, बात किसकी आ रही है? एस्पिरिन की आ रही है। बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। दूर का मतलब एस्पिरिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि हम ये क्वेश्चन आंसर ऐसे सिंपली नहीं करेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन 5 क्वेश्चंस जो पांचों के पांचों क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो एस्पिरिन के ऊपर डिपेंड हैं दोस्तों, एस्पिरिन पर आधारित हैं। अब एस्पिरिन के बारे में हम सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरिन दोस्तों, एस्पिरिन के बारे में हमें क्या क्या पता रखना है? एक तो जो इससे सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है, क्या इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका केमिकल नेम क्या है इसका दोस्तों दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ये दोस्तों एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ASA। एक चीज। दूसरी चीज, इसके काम क्या हैं? इसके काम क्या है दोस्तों? इसके काम जो हैं वो 4A's से दिखाते हैं दोस्तों। चारों के चारों जो काम है हमने ए से दिखा रखे हैं। तो काम क्या है दोस्तों? पहले ए का मतलब क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी। पता होना चाहिए दोस्तों, एंटी इन्फ्लामेटरी इसका फंक्शन है। दूसरा ए क्या है दोस्तों? एंटीपायरेटिक, फीवर में काम में आती है दोस्तों। तीसरा काम है दोस्तों इसका एंटी पेन। अब ये ए से शुरू करना था इसलिए हमने इसको एंटी पेन लिख दिया। नसेड्स में आती है दोस्तों, ठीक है ना, नसेड्स में आती है एंटी पेन। और जो चौथा काम है दोस्तों इसका है, वो है एंटी प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को, प्लेटलेट्स को एक साथ में इकट्ठा नहीं होने देती। ये एस्पिरिन के 4 काम हैं दोस्तों। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों ये काम कैसे करती है। हाउ डज दिस एक्ट? ये काम कैसे करती है दोस्तों? अब ये काम ऐसे करती है दोस्तों, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर, ये उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को कम करती है, या उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है एस्पिरिन, जो कि किस किस में इन्वॉल्व हैं दोस्तों? इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व हैं। दूसरा फीवर में, यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करती है। बॉडी में पेन कोज करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करती है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये 3 काम करते हैं, उनको क्या करती है? उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इन्फ्लामेशन को एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन हो गया, फीवर को कम करने वाला काम हो गया तो एंटी पायरेटिक हो गया, और पेन को कम करने वाला काम हो गया तो एंटी पेन काम हो गया दोस्तों। प्रोस्टाग्लैंडिन का नाम आया दोस्तों, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का आपको बता दूं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी के अंदर वो फिजियोलॉजिकली वो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक तरीके से हॉर्मोन्स की तरह से ही काम करते हैं दोस्तों बॉडी के अंदर, ठीक है दोस्तों। और चौथी चीज दोस्तों, ये अपना काम कैसे करती है? वैसे जो हमने कामों के अंदर इसके पढ़ लिया क्या क्या काम है, कि प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को कम करने का काम कम करती है, प्लेटलेट्स को एक साथ में इकट्ठा नहीं होने देती। तो ये एंटी प्लेटलेट का भी काम करती है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों कि इसे काम कैसे कर रही है? एक एक पॉइंट समझा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। अब बात आती है कि किसमें काम में लेते हैं, इंडिकेशन क्या है दोस्तों इसका? सबसे पहला इंडिकेशन दोस्तों इसका पेन है। और पेन कैसे? हर किसी पेन में देते हैं क्या? माइल्ड टू मॉडरेट पेन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज,
एमआई के रिस्क को कम करने के लिए दोस्तों, एमआई का ट्रीटमेंट नहीं है, एमआई का रिस्क को कम करने में, क्वेश्चंस को समझना, एक तरीके से प्रोफाइलेक्सिस हो गया दोस्तों, एक तरीके से एमआई का रिस्क कम करने में भी हम एस्पिरिन का यूज करते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं दोस्तों। तो चौथी चीज दोस्तों कि किन पेशेंट्स में हम नहीं देते, किन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सबसे मेन चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को सैलिसिलेट्स से एलर्जी, यानी एलर्जी बोलना थोड़ा गलत है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है दोस्तों। जो लोग ये सैलिसिलेट्स के लिए हाइपर सेंसिटिव हैं, उनमें हम एस्पिरिन का यूज नहीं करते। दूसरा, प्रेगनेंसी में इसका यूज नहीं करते। तीसरा दोस्तों, एंटी प्लेटलेट है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को कम करती है, इनहिबिट करती है, इसका मतलब इन ब्लीडिंग को कोज कर सकती है, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में इनको बढ़ावा देगी। इसका मतलब जिनमें ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जीआई अल्सर्स हैं, उनमें ये नहीं देते दोस्तों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, किसका, कॉन्ट्राइंडिकेशन के नाम पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसको लेकर के क्वेश्चन आता है, इस कॉन्ट्राइंडिकेशन को लेकर के। क्या एस्पिरिन उन पेशेंट्स में भी नहीं दी जानी चाहिए, स्पेशली बच्चों में जिनको रिसेंटली कोई वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री है दोस्तों। अभी ठीक हो गया होगा, रिसेंट में 2 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले किसी वायरल इन्फेक्शन की, स्पेशली इन्फ्लुएंजा और वेरिसेला इन्फेक्शन से कोई पेशेंट अभी होकर के आया है, अभी जो इन्फेक्ट हुआ है, स्पेशली बच्चे, तो उनमें एस्पिरिन जो है वो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों, क्वेश्चन आता है, क्यों अगर एस्पिरिन दे दिया तो क्या हो जाएगा। ऐसे बच्चों में रेज सिंड्रोम कोज होगा। रेज सिंड्रोम क्या हो दोस्तों, शॉर्ट में बता दूं, ऐसे बच्चे के लीवर और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। ब्रेन में स्वेलिंग आ जाने से बच्चा कन्फ्यूजन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एस्पिरिन का ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हाल ही में जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ है उनमें नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि रेज सिंड्रोम कोज कर सकता है। अब बात आती है दोस्तों, एस्पिरिन के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या। यस, एस्पिरिन के साइड इफेक्ट्स एस्पिरिन से ही पढ़ेंगे दोस्तों। मेरी दोस्तों पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर एक चीज का जितने पॉसिबल हैं उसके निमोनिक्स के साथ में, देखो ये एस्पिरिन की स्पेलिंग लिखी है ASPIRIN, तो एस्पिरिन के साइड इफेक्ट इसको आपको इसी नाम से दिमाग में रखने हैं दोस्तों। एक का मतलब यहां पर अस्थमा कोज कर सकता है, कौन, एस्पिरिन। एस का मतलब है दोस्तों सैलिसिलिज्म में, यानी कि सैलिसिलेट्स की पॉइजनिंग की वजह से जैसे सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में, वो सैलिसिलिज्म कोज हो सकती है। इसके साइड इफेक्ट्स के जो सिम्टम्स आते हैं वो कोज कर सकता है। पी का मतलब दोस्तों यहाँ पर पेप्टिक अल्सर्स हैं। पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक अल्सर्स, गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है ये मेडिसिन, इसलिए कभी भी हम इनको एम्प्टी स्टोमक नहीं लेते, किसी भी सैलिसिलेट को नहीं लेते, एस्पिरिन को भी नहीं लेते। तो कैसे लेते हैं, खाली पेट नहीं लेते, भरे पेट लेते हैं। और भरे पेट में भी दोस्तों फुल ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में अगर ली जाए तो बेस्ट है दोस्तों। ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में ली जाए तो एस्पिरिन या अदर सैलिसिलेट्स जो हैं वो बेस्ट होती हैं। आई का मतलब इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कोज कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों ये भी। आर का मतलब अभी हमने पढ़ा रेज सिंड्रोम हो सकता है दोस्तों, ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है बच्चों के अंदर। ये आई का मतलब क्या होता है, इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी का मतलब पेशेंट जो है वो अजीब सा स्ट्रेंज बिहेव करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इडियोसिनक्रेसी। एन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नॉइस से बनाना पड़ा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट जो है वो है टिनिटस, कानों के अंदर घंटियां बजना। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, किसको लेकर के, एस्पिरिन को लेकर के साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। नर्सिंग पर्सनल होते हुए हमें क्या क्या चीजें एस्पिरिन के बारे में दिमाग में रखनी है। अभी हमने बात करी कि कभी भी इसको एम्प्टी स्टोमक नहीं लेना चाहिए। कैसे बेस्ट रहेगी ये, फुल ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में ये बेस्ट होती है दोस्तों। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट।
किस लिए? क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है, गैस्ट्रिक अपसेट कर सकती है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है। पहली चीज। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो दोस्तों कोई आपसे पूछ सकता है टॉक्सिसिटी किसमें कॉमन है? चिल्ड्रन में और एल्डरली पेशेंट्स में। एल्डरली पेशेंट्स में इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ज्यादा कॉमन है दोस्तों। क्लियरली। एक चीज और बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो, अगर किसी पेशेंट की कोई सर्जरी प्लान हो रही है, किसी पेशेंट की सर्जरी प्लान है और उसको अगर एस्पिरिन चल रही है दोस्तों, अगर उसको एस्पिरिन चल रही है तो ऐसे केसेज में हम 1 वीक पहले, 1 हफ्ते पहले उसकी एस्पिरिन बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्योंकि सर्जरी है तो सर्जरी में ब्लीडिंग फिर रुकेगी नहीं दोस्तों, इसका इफेक्ट रहता है लंबे टाइम तक, 5 से 7 दिन तक, तो पेशेंट में ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, इसलिए इसको 7 दिन पहले ही बंद कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। क्लियर? एक चीज। एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है, जिन पेशेंट में दोस्तों प्लेग्रा, नियासिन की कमी से डिजीज हो जाती है, पेलिग्रा जो भी हम इसको बोलते हैं, उसमें उन पेशेंट को जिनको निकोटिनिक एसिड चल रहा है, निकोटिनिक एसिड या नियासिन, इस नियासिन का एक साइड इफेक्ट हो जाता है दोस्तों, वो क्या हो जाती है? फ्लशिंग। फ्लशिंग ना रेडनेस आ जाती है फेस पर, नेक पर, ईयर्स पर। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखो एस्पिरिन का यूज है। ऐसे पेशेंट्स में 30 मिनट पहले, जो निकोटिनिक एसिड खाने से 30 मिनट पहले एस्पिरिन खिला देनी चाहिए, ताकि ये फ्लशिंग का इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, निकोटिनिक एसिड के पेशेंट, जो पेशेंट्स खा रहे हैं, उनका साइड इफेक्ट हो जाता है फ्लशिंग, और फ्लशिंग ऑफ फेस, ईयर्स, नेक, स्किन। तो ऐसे केसेज में 30 मिनट पहले एस्पिरिन खिला दीजिए पेशेंट को, ये इफेक्ट होना कम हो जाएगा, इसको कम कोज करेगा दोस्तों, इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स जानते हैं हम एस्पिरिन के बारे में, और जो मिथ्स हैं और जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। हम जनरली सुनते हैं दोस्तों, कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं कि एस्पिरिन जो है वो क्या करती है भाई, ब्लड को थिन करने का काम करती है, लेकिन नहीं, गलत पढ़ते हैं दोस्तों हम। एस्पिरिन कभी भी ब्लड थिनिंग का काम नहीं करती, ये केवल प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है या इनहिबिट करती है। ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, इस चीज की ना जहन में बिठा लीजिएगा कि एस्पिरिन कभी भी ब्लड को थिन नहीं करती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करती है। ठीक है ना दोस्तों। एंजाइना के पेशेंट्स में दोस्तों हम इसको दे सकते हैं, एंजाइना के पेशेंट में, क्योंकि एंजाइना के पेशेंट्स में क्या, एंजाइना के रिस्क को कम करेगी, लेकिन ये रेशनल नहीं है, उसके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि कम कर ही देगी। ठीक है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉम्प्लिकेशन हो गया एंजाइना, तो ये कोई जरूरी नहीं है उसके लिए। ठीक है ना। रिस्क को कम कर रही है, एमआई में प्रोफाइलेक्सिस में हम पढ़ रहे हैं हम इसको, लेकिन ये कोई रेशनल नहीं हुआ उसका। ठीक है ना। ओके। एक चीज और, 81 मिलीग्राम, जनरली ये कितने मिलीग्राम की होती है? 325 मिलीग्राम की। 81 मिलीग्राम की एस्पिरिन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बेबी एस्पिरिन। ये भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, बेबी एस्पिरिन क्या होती है? 81 मिलीग्राम। ठीक है ना। जब इसकी डेली ली जाती है, डेली बेसिस पर ली जाती है 81 मिलीग्राम, तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने का काम तो कर ही रही है दोस्तों। प्लेटलेट एग्रीगेशन का रोकने का काम करती है, तो हेल्प क्या कर दे रही है? हेल्प क्या कर रही है? जो आर्टरीज, जो ब्लड वेसल्स, स्पेशली आर्टरीज नेरो हो गई हैं, तो उधर से ब्लड फ्लो को इजी कर देती है दोस्तों। इजी ब्लड फ्लो हो जाता है, ब्लड जो है वो इजीली पास हो जाता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म यूज से क्या होता है? लॉन्ग टर्म यूज से यही गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। इस पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? एस्पिरिन को जब हम लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, इसके लॉन्ग टर्म यूज से क्या होगा? गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होगी तो अब ब्लड जो है, जो ब्लड आया था, वो जो भी डाइजेशन होना है उसका पार्ट डाइजेशन होना है, अदरवाइज जो भी पार्ट उसका बचना है वो स्टूल्स के थ्रू दोस्तों बाहर निकलेगा। ठीक है ना। बॉडी से एक्सक्रेट होगा। तो स्टूल, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हमेशा स्टूल का कलर चेंज करेगी। क्या कलर चेंज करेगी दोस्तों? स्टूल का कलर डार्क और टार कलर का होगा, तो डार्क टारी स्टूल्स आएंगे दोस्तों, हार्ड डार्क टारी स्टूल्स।
किसका संकेत है? जिन पेशेंट्स में अगर एस्पिरिन चल रही है लंबे टाइम से और पेशेंट को डार्क टारी स्टूल्स आ रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग कोज कर रही है। कौन? एस्पिरिन। दिस सॉर्ट ऑफ द केसेज प्रॉम्प्टली शुड बी प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए कि आपकी ड्रग जो है पेशेंट को साइड इफेक्ट कोज कर रही है, और बड़ा साइड इफेक्ट है दोस्तों। नॉर्मली क्या होता है, एस्पिरिन लेने से टेस्ट बड्स लूज हो जाती हैं दोस्तों, लॉस हो जाता है, टेस्ट बड्स का लॉस हो जाता है दोस्तों, लेकिन कोई साइड इफेक्ट थोड़ा ना है। फनी टेस्ट आता है बस थोड़ा सा ना, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। एल्डरली पेशेंट में लॉस ऑफ हियरिंग टेम्परली, जो कि और किसी वजह से भी हो सकता है, एल्डरली एजिंग की वजह से, तो ये भी दोस्तों इसका कोई सिग्निफिकेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। हाँ, टिनिटस हमने पढ़ा ऑलरेडी, टिनिटस ये इसका पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है, किसका? एस्पिरिन का। तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एक और बड़ी चीज दिमाग में रखनी है दोस्तों, पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट्स में, पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट्स में कभी भी एस्पिरिन का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्डियक टेम्पोनेड कोज कर सकता है। कार्डियक टेम्पोनेड, कार्डियक टेम्पोनेड कोज कर सकता है दोस्तों। कार्डियक टेम्पोनेड का मतलब क्या हो गया कि हार्ट के चारों तरफ सेक में फ्लूइड इकट्ठा हो जाने की वजह से हार्ट का कंप्रेशन जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें कार्डियक टेम्पोनेट को डिफाइन करें तो ये कोज कर सकती है कौन? एस्पिरिन। किन के पेशेंट्स में? पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट्स में। इसलिए एस्पिरिन भी नहीं यूज करते और कोई एंटीकोगुलेंट भी यूज नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये दिमाग में रखना है आपको पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट्स के लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं एस्पिरिन के साथ में दोस्तों, फिर क्वेश्चन हमारे को ज्यादा नहीं है, हमने ये चीजें पढ़ ली, फिर सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। एस्पिरिन पॉइजनिंग, एस्पिरिन पॉइजनिंग क्या चीज है, ठीक है ना। एस्पिरिन पॉइजनिंग क्या है दोस्तों? सैलिसिलेट्स पॉइजनिंग भी सेम ही चीज है। सैलिसिलेट्स की पॉइजनिंग होना या एस्पिरिन की पॉइजनिंग होना सेम ही चीज है दोस्तों। जब कभी भी एस्पिरिन ज्यादा डोज खा ली, मतलब वैसी बात है वही पॉइजनिंग है, ज्यादा एस्पिरिन खा ली, एक्सीडेंटली खा ली या सुसाइड अटेम्प्ट में खा ली, शुरू में तो क्या होगा? पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा दोस्तों। बता दूंगा, लास्ट में क्लियर कर दूंगा पेशेंट को एसिडोसिस होगा, एल्कोलोसिस होगा, एसिडोसिस होगा, एल्कोलोसिस होगा। सबसे पहले पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में, पेशेंट ज्यादा सांस कर रहा है, रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, ब्रीथ ज्यादा कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से ज्यादा बाहर निकाल रहा है। हाइपर वेंटिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा लॉस होता है बॉडी से बाहर में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड खुद एसिडिक है दोस्तों, तो एसिड बॉडी से बाहर निकल गया, बॉडी से बाहर निकल गया मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अल्कलोसिस हो गया। किसकी वजह से हुआ? रेस्पिरेशन की वजह से। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है शुरू में, लेकिन लेटर ऑन एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है दोस्तों। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। इसकी वजह से अब पेशेंट ब्रीथ तो आराम से कर ही नहीं पा रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ही रिटेन रह जाती है दोस्तों। ये नीचे लगाने का मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड कमी होती है, बॉडी के अंदर रिटेन रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों एसिडिक है, इसलिए बॉडी के अंदर एसिडिटी, बॉडी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये एसिडोसिस कोज करता है। और किसकी वजह से हुआ? रेस्पिरेटरी की वजह से हुआ। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं दोस्तों इसको। हमेशा दिमाग में रखना कि एस्पिरिन पॉइजनिंग की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। अब आप बोलोगे सर आपने पहले एल्कोलोसिस भी तो बताया, यहाँ पर नहीं दोस्तों, ये शुरू में होता है, लेकिन फाइनली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होता है पेशेंट को। क्लियर कट आप दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। बड़ा साइड इफेक्ट जो है इसका, जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कोज होती है वो यही है दोस्तों इसकी, ठीक है ना। अब ट्रीटमेंट में क्या देते हैं दोस्तों? गैस्ट्रिक लावाज है, ठीक है। लावाज में साथ में एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल दोस्तों एक तरीके से क्या समझ लीजिए, कोयला ही है, ठीक है ना। चारकोल क्या करेगा? एडजॉर्प्शन करता है। एडजॉर्प्शन नहीं है दोस्तों, एडजॉर्प्शन। किसी हार्ड सरफेस पे कोई चीज एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ताकि इसी गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जीआई एब्जॉर्प्शन दोस्तों इसका एस्पिरिन का वो कम हो सके।
इसके अलावा पेशेंट को बाइकार्बोनेट्स भी, सोडा बाइकार्ब का भी इन्फ्यूजन चला देते हैं हम एसिडोसिस को रिवर्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में, मेनली एस्पिरिन के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, जो जो हमारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। The patient diagnosed with coronary artery disease is instructed to take 81 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन। ये क्या है दोस्तों? बेबी एस्पिरिन है, ठीक है ना, जो रेगुलरली चलती है पेशेंट को बेबी एस्पिरिन स्पेशली। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द साइंटिफिक रेशनल फॉर प्रेस्क्राइबिंग दिस मेडिकेशन। ये मेडिकेशन क्यों प्रेस्क्राइब की गई है पेशेंट को, सबसे अच्छा कारण इनमें से बताइए। दिस मेडिकेशन विल हेल्प थिन द पेशेंट्स ब्लड। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, ब्लड थिनर नहीं है एस्पिरिन, गलत बात है। डेली एस्पिरिन विल डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एंजाइना। दोस्तों मैंने आपको बताया एंजाइना के इंसिडेंस को कम कर सकती है, लेकिन उसका रेशनल नहीं है ये, ठीक है। दिस मेडिकेशन विल प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। यस, हमने पढ़ा एस्पिरिन प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती है, इनहिबिट करती है, तो सही आंसर आ गया। बेबी एस्पिरिन विल नॉट कोज गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। नहीं, गलत बोला, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कोज करती है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे हमने सारी चीजें पढ़ ली आ गया क्वेश्चन का आंसर। क्या आया कि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। एल्डरली पेशेंट डायग्नोस्ड विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैज बीन टेकिंग एस्पिरिन डेली फॉर मोर देन ए ईयर। विच डेटा वारंट्स नोटिफाइंग द डॉक्टर। किस बात पर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे जो पेशेंट 1 साल से एस्पिरिन खा रहा है, सीएडी का पेशेंट उससे भी ज्यादा खा रहा है। पेशेंट हैज लॉस्ट 5 पॉइंट्स इन द लास्ट मंथ। दोस्तों मैंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया एस्पिरिन का, और ना ही कहीं पर जिक्र है किसी भी डेटा में कि एस्पिरिन की वजह से वेट लॉस होता है, गलत बात है, कहीं नहीं बताया दोस्तों मैंने तो आपको। पेशेंट है ट्रबल हियरिंग लो टोन्स। दोस्तों मैंने आपको बताया एल्डरली पेशेंट्स हैं, हियरिंग लो टोन्स जो हैं वो नॉर्मली ऐसे भी हो सकता है, उसमें टिनिटस होता है, वो साइड इफेक्ट होता है, हियरिंग लॉस जो है उसका साइड इफेक्ट नहीं है, तो ये तो एल्डरली पेशेंट में ऐसे भी कॉमन है। पेशेंट रिपोर्ट्स हैविंग फनी टेस्ट। मैंने बताया कि एल्डरली पेशेंट्स में फनी टेस्ट भी होता है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो लॉस हो जाती हैं दोस्तों कई बार, तो ये उसका साइड इफेक्ट नहीं है उसका। पेशेंट हैज हार्ड डार्क टारी स्टूल्स। यस, किसका इंडिकेटर है? पेशेंट को स्टोमक में ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब क्लियर कट है, पेशेंट को स्टोमक में ब्लीडिंग हो रही है, किसकी वजह से? एस्पिरिन की वजह से। ये सब कुछ रिपोर्ट किया जाना चाहिए डॉक्टर को। आ गया दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रेस्क्राइब्ड निकोटिनिक एसिड। अभी दोस्तों मैंने बताया था, पर वापस रिपीट कर देता हूँ। निकोटिनिक एसिड प्लेग्राक डिजीज में दोस्तों नियासिन डिजीज जिसका नाम है, देते हैं तो फ्लैशिंग हो जाती है दोस्तों। फ्लैशिंग जो है कॉमन है, रेडनेस चेहरे पर, कानों की साइड में, गले पर दोस्तों। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? पेशेंट को एस्पिरिन दे दीजिए। कितनी देर पहले? 30 मिनट पहले, खाने से पहले। पेशेंट रिपोर्ट्स फ्लैशिंग ऑफ द फेस, नेक एंड ईयर्स। Which priority intervention should you implement? Instruct the patient to stop taking the medication immediately. नहीं जी, कैसे काम चलेगा? Encourage the patient to take medication with meals only. निकोटिनिक एसिड गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज नहीं करती दोस्तों, इसलिए आप इसको खाली पेट लीजिए चाहे से भरे पेट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्कस दैट दिस इज ए नॉर्मल साइड इफेक्ट एंड विल डिक्रीज विद द टाइम। नहीं है, नॉर्मल साइड इफेक्ट नहीं है, परमानेंट रह जाएगा फिर चेहरे पर, गर्दन पर। टेल द पेशेंट टू टेक। इसका इलाज है दोस्तों, पेशेंट को बोलिए आप ठीक 30 मिनट पहले, निकोटिनिक एसिड लेने से ठीक 30 मिनट पहले 325 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन खा लीजिए, आपको ये साइड इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। क्लियर, इजी था दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर असेसिंग अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस के पेशेंट को असेस कर रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट रिपोर्ट्स यू आई टेक एन एस्पिरिन एवरी मॉर्निंग टू हेल्प प्रिवेंट हार्ट अटैक। ठीक है जी, दे रखे आप उसको प्रोफाइलेक्सिस, हर एक मॉर्निंग में पेशेंट ले रहा है। विच, अब पता नहीं खुद से ले रहा है कि दे रखा है उसको किसी ने। विच स्टेटमेंट इज नर्सेज योर बेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द पेशेंट्स मेडिकल डायग्नोसिस। पेशेंट का मेडिकल डायग्नोसिस है पेरिकार्डाइटिस, लिया जाना चाहिए क्या? नहीं, एस्पिरिन और एंटीकोगुलेंट्स नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्डियक टेम्पोनेड कोज कर सकता है। कौन जी? टेम्पोनेड कोज कर सकता है। कौन? एस्पिरिन और अदर एंटीकोगुलेंट्स नहीं लिए जाने चाहिए। तो देखिए आप क्या स्टेटमेंट, एस्पिरिन नोन टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, एक्सीलेंट दैट यू आर टेकिंग इट। ना वो प्रोफाइलेक्सिस है, लेकिन भैया पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट नहीं ले सकता।
हैव यू नोटिस्ड दैट यू आर ब्रूजिंग मोर इजीली सिंस यू स्टार्टेड टेकिंग इट? नहीं जी, ब्रूजिंग मतलब इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, कहीं पर भी डेटा ही नहीं है इसका ऐसा, ठीक है ना। ओके, आई वुड रिकमेंड टेकिंग एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक अपसेट। यस, बात तो सही है, एंटेरिक कोटेड लोगे एस्पिरिन तो वो स्टोमक में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, जाकर डायरेक्टली वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है जी, बात तो ठीक है, लेकिन पेरिकार्डाइटिस वाले से यहाँ पर रिलीवेंट नहीं है चीज ये। यू शुड क्विट टेकिंग एस्पिरिन इमीडिएटली। यस, आई विल टॉक टू योर डॉक्टर। आप एस्पिरिन बंद कर दीजिए, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ आपके। करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विद आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज। दोस्तों पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है पेशेंट को, हैज बीन टेकिंग 325 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन डेली फॉर 1 मंथ। 1 महीने से पेशेंट खा रहा है एस्पिरिन 325 मिलीग्राम। पेशेंट टेल्स यू आई हैव बीन हैविंग अ लॉट ऑफ स्टोमक पेन, मेरे को बहुत ही पेट दर्द हो रहा है। विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन शुड यू इंप्लीमेंट, क्या करोगे आप? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक नॉन एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन। नहीं जी, नॉन एंटेरिक का तो मतलब ही नहीं बना, एंटेरिक कोटेड लेोगे तो चलो स्टोमक गैस्ट्रिक इरिटेशन जो कम होगी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। एनकरेज द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन विद फूड। यस, एस्पिरिन को एनकरेज किया जाना चाहिए पेशेंट को कि आप एस्पिरिन को हमेशा खाने के साथ में फुल ग्लास ऑफ मिल्क के साथ में लीजिए, खाली पेट तो कभी मत लीजिए क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करती है। तो यस, करेक्ट आंसर है। और भी देख लेते हैं हम। डिस्कस द नीड टू टेक ओनली 181 मिलीग्राम एस्पिरिन ए डे। नहीं जी, वो तो एक ले चाहे 2 ले या 325 ले, वो तो गैस्ट्रिक इरिटेशन तो ये भी कोज करती है, तो वो भी कोज करती है, बेबी एस्पिरिन भी कोज करती है, तो ये कोई बात नहीं हुई। टेल द पेशेंट टू नोटिफाई द डॉक्टर। यहाँ पर डॉक्टर को नोटिफाई करने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, आपके हाथ की बात है कि पेशेंट खाने के साथ में खा लियो भैया, इसको खाली पेट नहीं खाना है मेडिसिन को, तो ये आपके लेवल का काम है ये, ठीक है दोस्तों। तो एनकरेज द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन विद फूड ओनली। चलो दोस्तों, आज के क्लासेज में, आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस थे। आई होप कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिख करके प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि आपकी बात मेरे तक पहुंचे कि जो मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया। दूसरी चीज, एस्पिरिन के जो नोट्स हैं 1 पेज में, 2 पेज में या 3 पेज में, आपको नर्सिंग स्मार्ट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। एस्पिरिन के नोट्स प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से कॉपी कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।